चलिए हम बात करते हैं विज्ञान का जो है कि प्रीवियस ईयर जो है कि पेपर के बारे में, ठीक है। इसमें हम देखेंगे जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके जो है कि यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है ना। मैं जो है कि ये पेपर भी लाया हूँ आपके सामने, ठीक है। ये जो है कि ऑनलाइन में डाउनलोड किया हूँ, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। ये सेट है आपका जो है कि 824 CM, 800 जो है कि 24 CM, ठीक है। तो इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन सारे जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कि हम हल करेंगे, देखेंगे। और जितने सारे जो है कि कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं, वो सारे कंसेप्ट जो है कि आपको बताएंगे, ताकि जो है कि इससे जितने भी सारे प्रश्न बने आप जो है कि स्वयं कर सके, ठीक है ना। तो इसको जो है कि हम विस्तार पूर्वक जो है कि समझेंगे, सारे जो है कि ऑप्शन को भी समझेंगे। ये नहीं केवल जो है कि प्रश्न पढ़ा और जो है कि जो सही है उसी को टिक मार देंगे, ऐसा नहीं है। हम इसको जो है कि आपको पूरा जो है कि कंसेप्ट के साथ जो है कि सारे जो है कि विकल्प को भी जो है कि हल कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो है कि आपको जो है कि ये प्रश्न इस साइड में जो है कि सारे प्रश्न जो है कि दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब मैं जो है कि मैं जो है कि क्या करूंगा, इसमें जो है कि आप देख लूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो मुझे जो है कि इसमें देखिएगा, तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो है कि एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ रखी है, मतलब स्थित है। तो छड़ का प्रतिबिंब है। तो बताइए जो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि लेंस है उत्तल लेंस, ठीक। आइए जो है कि होता है मुख्य अक्ष, और यहाँ पे होता है प्रकाशीय केंद्र, और यहाँ पे होता है मान लीजिए फोकस है, ठीक है। तो इसके बीच में जो है कि एक छड़ रखी है, क्या रखी है, जो है कि एक छड़ रखी हुई है, ठीक। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, इधर होता है द्वितीयक फोकस, F2 होता है, यहाँ पे जो है कि F1 होता है। तो यह है प्रकाशीय केंद्र, इसके बीच में रखी है। तो यहाँ से क्या होगा, दो किरणें गुजारी है। एक किरण को जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी है, ठीक है। आइए किससे होकर जाती है, जो है कि अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण को जो है कि प्रकाशीय केंद्र से गुजारी है। अब ये दोनों किरणें सामने नहीं मिलती है, जो दोनों किरणें होती है वो जो है कि सामने नहीं मिलती है। जब आगे नहीं मिलेगी तो इसका प्रतिबिंब जो है कि आगे नहीं बनेगा, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, तो इसको पीछे मिलाएंगे, ठीक है। इसको क्या कीजिए, पीछे से इसको पीछे बढ़ाइए, और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे ना, वहीं पे इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। आइए जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा आपका। पहला दिया आभासी सीधा वस्तु से छोटा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया है, आभासी सीधा वस्तु से, आभासी सीधा वो बड़ा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। ये प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी, आभासी सीधा भी है, सीधा, और वस्तु से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सही बी, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये है आभासी सीधा हुआ बड़ा। तो ये जो है कि आपका प्रश्न जो है कि यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं, अवतल दर्पण से भी और जो है कि लेंस से भी, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस चीज को जो है कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आभासी सीधा व छोटा कब बनेगा, ये तो आपका होता है जो कि अवतल लेंस में, ठीक है। चलिए वास्तविक जानते हैं कि इसमें बनता है आपका जो है कि वास्तविक उल्टा और बड़ा, ये तो आपका जो है कि इसी उत्तल लेंस में ही बनता है, ठीक है। वास्तविक उल्टा और छोटा उत्तल लेंस में ही बनता है। तो जहां पे वास्तविक आएगा उत्तल लेंस जो है कि आप जो है कि समझ सकते हैं, लेंस के बारे में कहा है। तब अवतल में तो अवतल में तो हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस में दी जाती है, प्लस में कि माइनस में। यहाँ पे तो प्लस माइनस का खेल नहीं है क्योंकि सीधे दिया है, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया, मतलब यह कमान दिया हुआ है, कितना जो है कि 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या जो कि वक्रता त्रिज्या आर कमान, इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो एफ बराबर जो कि r/2 होता है, ठीक। तो यहाँ से जो कि एफ कमान रखिए, तो 10 बराबर जो कि यहाँ पे r और बटे में 2। तो r निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा आपका 10 गुना के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए
जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सामने जो कि यहाँ पे माइनस भी लग सकते हैं, तो यहाँ पे किस में आएगा ये जो कि आपका माइनस में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सब प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें कौन जो है कि कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए ए, क्योंकि दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए जो है कि यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका जो है कि तीसरा जो है कि प्रश्न है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया विचलन कोण जो है कि होना चाहिए। तो विचलन कोण जो है कि आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही हो जाएगा। कौन सा जो है कि डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है कि डी। इस प्रकार से जो बनाया हुआ है जो है कि डेल्टा आपका जो है कि क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका दिया हुआ जो है कि आगे तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जैसे मानिए कि जो है कि पृथ्वी हमारी है, ठीक ना, ये क्या जो है कि हमारी पृथ्वी हमारी है, ठीक है। इसके जो है कुछ ऊंचाई तक जो है कि वायुमंडल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जो कि वायुमंडल पाया जाता है। इसे मतलब गैसों का मिश्रण होता है जिसमें जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर या जो है कि वायुमंडल, ठीक है। ऐसे ये गैस के कारण है या धूल के कारण से, ठीक है। तो जब जो है कि यहाँ से हमारे तारा है, यहाँ पे क्या है कि स्टार या तारा है, तो जैसे ही प्रकाश जो है कि यहाँ से आता है तो ये तो निर्वात होता है, ये है निर्वात, क्या है, निर्वात है, ठीक है। और जैसे इस वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह जो है कि मार्ग से जो है कि कई बार ऐसे विचलित होती है, ठीक है। यह कल जो है कि प्रकाश जो है कि बहुत सारे जो है कि लाइट आ रही है, किरणें आ रही है, ठीक है ना। तो ये जैसे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो कभी क्या होता है कि ये प्रकाश तीनों जो है कि प्रकाश किरणें इसकी आंख में पड़ती है तो उस समय तारा जो है कि चमकता हुआ दिखाई देगा पूरा, ठीक ना, ग्लो करेगा। लेकिन जो है कि फिर जैसे माध्यम यहाँ पे चेंज होता है तो प्रकाश किरणें जो है कि फिर ऐसे मुड़ जाती है, ये भी मुड़ जाएगी। तो ये बस एक ही प्रकाश किरण यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। तो प्रकाश की तीव्रता कम हो गई, मतलब कम जो है कि लाइट आ रही है, तो उस समय जो है कि तारा क्या होगा, डीम हो जाता है, मतलब कम ग्लो करेगा, कम चमकेगा, ठीक है। और फिर जो है कि माध्यम चेंज होगा यहाँ पे, फिर जो है कि किरण जो है कि सीधी हो जाती है, फिर उसकी आंखों में जो है कि तीनों किरणें पड़ती है तो फिर चमकने लगता है। तो ये प्रक्रिया बार बार होती है। तो किसके कारण हो रहा है, किसके कारण होता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से जो है कि बराबर से विचलित होती है, ये घटना कहलाती है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऐसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है कि तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है वायुमंडलीय परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किसी माध्यम में ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है ना, जिसमें जो है कि धूल के कण, गैस के कण हो, तो उस धूल के कण या गैस के कणों के द्वारा प्रकाश जो है कि विभिन्न दिशाओं में जो है कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है। विभिन्न दिशाओं में क्या जाता है, फैल जाता है। यही घटना कहलाती है जो है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। आज का जो है कि दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है, तो आकाश का नीला दिखाई देना इसी घटना पे आधारित है, ठीक है ना। तो बहुत बार पूछा जाता है कि आकाश का नीला दिखाई देना जो है कि किस घटना पे आधारित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला दिया है किसी परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ यक्ष में दिए गए हैं और जो है कि स्तंभ वाई में दिए गए हैं। चित्रों से सुमेल कर सही विकल्प का चयन करिए। तो सही विकल्प का हमें जो है कि चयन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक तरफ दिया हुआ है आपका यक्ष, एक तरफ दिया हुआ है वाई। तो देखिए पहला में जो दिया आपका वोल्ट मीटर, क्या दिया है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है, तो वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसा होता है, आप खुद जो मिला लीजिएगा। वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, प्लस माइनस, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से होता है। तो इससे जो है कि आपका कौन सा कनेक्ट होगा पहले से, तो पहले से आपका जो है कि सही हो जाएगा तीसरा वाला। तो पहले से ऑप्शन नंबर जो है कि आपका कौन सा मिलेगा, तीसरा, ठीक है। फिर देखिए जो है कि प्रतिरोध,
तो दूसरा में है प्रतिरोध। प्रतिरोध का सिंपल मैंने आपको क्या बताया था, आप जो है कि लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है, विज्ञान का जो है कि 10 का प्लेलिस्ट जो है कि आपका, ठीक ना, जब खोलेंगे प्लेलिस्ट तो उसमें विज्ञान का मिल जाएगा आपको, और यही चैप्टर जो है कि आपका चल भी रहा है वहां पे, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोध को कैसे दिखाते हैं, तो इस प्रकार से, ये प्रतिरोध का जो है कि सिंबल होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, पहला, तो ये मिलाते रहिएगा, ठीक है। फिर जो है तीसरा देखिए, तीसरा दिया जाए कि बंद, बंद प्लग कुंजी, ठीक। तो देखिए बंद प्लग कुंजी का कैसे होता है, तो ऐसे होता है, अरे ऐसे क्यों लाएगा, तो ये खुली कुंजी होती है, खुली कुंजी, और जब ऐसे खुली कुंजी होती है तो धारा जो है कि नहीं बहती, जैसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना ऐसे, जब जो है कि स्विच जो है कि हम ऑफ करते हैं तो बंद कुंजी होती, सॉरी, खुली कुंजी होती है, और जब स्विच जो है कि बंद करते हैं, ठीक ना, ऐसे नीचे करते हैं तो बंद कुंजी होती है, तब धारा जो है कि बहने लगती है, तो हमारा पंखा चलता है, बल्ब जल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु दिखा दीजिए, तो ये हो गया बंद कुंजी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए जो कि आपका चौथा क्या दिया हुआ है, चौथा दिया है विद्युत शेल, विद्युत शेल, ठीक। तो विद्युत शेल का सिंबल कैसा होता है, तो इस प्रकार से होता है, प्लस ये माइनस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो देखिए विकल्प ये कि देखिए कौन कौन होगा, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, किसमें दिख रहा है, तीसरा, तीसरा शुरू कीजिए, दूसरा विकल्प देखिए, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, नहीं ये भी नहीं है। फिर तीसरा डी वाला देखिए, तीसरा, पहला, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज को मापता है, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, तो जो धारा के मार्ग में रुकावट आता है वही प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब बंद कुंजी जानते ही है, जब स्विच को जो है कि आप क्या करते हैं, नीचे करते हो तो वो बंद कुंजी होती है, तो धारा बहने लगती है। आप खुली कुंजी रहेगी तो परिपथ जो है कि अपूर्ण होता है, ठीक ना, सर्किट मतलब पूरा नहीं होता है, तो धारा जो है कि आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। चलिए आगे देखते हैं, जो कि छठवां जो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दोगुनी और जो है कि व्यास जो है कि आधा है, तो दूसरा तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए एक तार है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, एक तार, ठीक है, इसका प्रतिरोध जो है कि आपको दिया हुआ है 2, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं 2 ओम दिया है, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसी पदार्थ, मतलब जिस पदार्थ का ये बना हुआ है उसी पदार्थ का एक दूसरा जो है कि तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दोगुनी है, मतलब इसका जो है कि मान लेते हैं लंबाई, यहाँ कम कर ले थोड़ा सा, इसकी लंबाई मान लेते हैं ये है, तो एक जो तार होगा इसका यहाँ पे, इसकी लंबाई इससे दोगुनी हो जाएगी, मतलब 2l हो जाएगी, ठीक है। और जो व्यास है वो आधा हो जाता है, ये व्यास होता है, इसका क्षेत्र मान लेते हैं a, तो ये इसका आधा हो जाएगा a/2, ठीक है। तो कह रहा कि दूसरे तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, आर बराबर होता है रो यल अपान में ए। तो पहले तार का प्रतिरोध कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पर रो तो दोनों का सेम ही रहेगा, प्रतिरोधकता होती है तो दोनों के लिए क्या होगा, रो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रो हो जाएगा, और यहाँ पे यल, ये लंबाई हो जाएगी यल, यहाँ पे ए, तो इसका जो है ए, ठीक है। तो इतना भी रहने दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। तो ये पहले तार के लिए था, अब दूसरे तार के लिए निकालिए, तो दूसरे तार के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर डैश बराबर, ठीक है। तो देखिए इसकी जो इसका प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, रो, लंबाई कितनी है इसकी 2l है, तो यहाँ पे रखेंगे 2l, और इसका व्यास कितना है
व्यास का क्षेत्र मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है a/2, यहाँ पर a/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे रो, यहाँ पर 4l अपान में रहेगी a, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4, यहाँ पर रो, ठीक है, यल अपान में a, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 में देखिए रो यल अपान में a, इसका मान कितना है 2 है, 2 ओम है, तो यहाँ पे रो यल अपान में a, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। तो चलेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यही जो वैल्यू है ना यहाँ पे इसी का मान ये 2 जो है कि यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लेंगे, तो रखिए तो r डैश बराबर 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 4 में कितना 8 ओम। तो दूसरे प्रतिरोध दूसरे तार का जो है कि प्रतिरोध कितना आ गया, तो 8 ओम आ गया, कितना आ गया 8 ओम। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका जो है कि पहला, तो विकल्प नंबर जो है कि आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो है कि सातवां जो है कि क्या दिया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। इसमें जो कुंडली होती है ना, देखिए मतलब कि एक कुंडली है, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, ठीक है, इसमें कोई कुंडली है ऐसे, ये कुंडली है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली क्या करती है जो है कि मतलब घूम रही है, जैसे आप मोटर वगैरह पढ़े होंगे तो ऐसे चुंबक होता है, ठीक है ना, ऐसे चुंबक होता है, ये यन होता है और जो है कि ये यस होता है, तो यन से निकल के जो है कि चुंबकीय बल दिखाई जाती है यस की तरफ, ऐसे बीच में कुंडली होती है, कुंडली जो है कि घूमता है, ठीक है ना, जब घूमता है तो इसमें क्या होगा धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, क्या उत्पन्न होती है धारा, तो उसी धारा का मान जो है कि बताना है, क्या बताना जो है कि धारा का मान कितना होगा, ठीक है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो देखिए इसके लिए जो है कि आपका नियम होता है फ्लेमिंग की जो है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है ना, फ्लेमिंग जो है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है, इस जो है कि हाथ से हम निकालते हैं, ठीक है, तो फ्लेमिंग जो है कि दाएं हाथ का जो नियम होता है, इसी जो है कि दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, ठीक है। इसमें क्या होगा जो कि जो अंगूठा होता है ये, और जो इसके पास वाली 2 अंगुलियां होती हैं उनको जो है कि इस प्रकार से जो है कि फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे क्या हो लंबवत हो, तो ये किसको बताएगी, जो कुंडली घूमेगी उसकी दिशा को बताएगी, कुंडली के घूमने की दिशा की तरफ करेंगे इसको, ठीक है, और ये जो होता है इसको चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में करना है, तो ये जो होती है ऑटोमेटिक आपको बता रहे हैं कि धारा किधर बहेगी कुंडली में, तो देखिए इसको करते हैं ऐसे, तो देखिए इसमें क्या है, तो ये जो कुंडली होती है मान लेते ऊपर की तरफ जा रही है, कुंडली किधर जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये अंगूठा किधर करेंगे ऊपर, आइए चुंबकीय बल रेखाओं को बताएंगे, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं होंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो धारा किधर जाएगी अंदर की तरफ, धारा किधर जाएगी अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, या इस पे याद रखिएगा, तो कुंडली माने कि ये है, ये कुंडली है, ठीक है, कुंडली कुंडली घूमेगी तो ऐसे घूमेगी ना उलट के, ऐसे घूमेगी, ठीक, ये कुंडली होगी और चुंबकीय बल रेखाएं इसके ऊपर ऐसे जा रही है, तो देखिए इसको इस प्रकार से करेंगे तो ये जो अंगूठा होगा कुंडली के घूमने की दिशा में है ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये जो है उसके पास वाली अंगुली तर्जनी जिसको बोलते हैं, यह है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में, तो धारा किधर जा रही है, धारा की दिशा किधर होगी, तो देखिए धारा की जो दिशा वाली जा रही है अंदर की तरफ, और इसमें धारा बहने वाली है अंदर की तरफ, ठीक है ना, तो इस तरीके से निकाला जाता है, तो कौन सा जो है कि ऑप्शन सही होगा आपको इसमें जो है कि फ्लेमिंग के, हाँ देखिए यहाँ पे सी वाला दिया है फ्लेमिंग दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, तो ये दाएं हाथ के जो है कि अंगूठे का नियम, ठीक है ना,
इससे हम जो है कि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो क्या क्या होता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है ये निकालने के लिए होता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। मतलब जो है कि कोई तार है, ठीक है ना, कोई मतलब मान लीजिए तार है, ऐसे मान लीजिए तार है, ठीक है, इस तार में जो है कि मान लेते हैं करंट जा रही है ऊपर की तरफ। तो किसी तार में, किसी चालक में जब धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, मतलब इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी या ऐसे होगी। तो इसको बताने के लिए नियम दिए गए हैं, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है, और एक और नियम है फ्लेमिंग के जो है कि दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसे कैसे पता करें, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या कहा गया है कि जो दायां हाथ होता है, अंगूठे को जो है कि आपको धारा की दिशा में करना है, धारा जा रही है ऊपर की तरफ, तो अंगूठे को जो है कि धारा की दिशा में करेंगे, और जो इस पे लिपटी हुई अंगुलियां होंगी ऐसे, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। देखिए कैसे अंगुलियां कैसे लिपट रही है, ऐसे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होने वाली है। ठीक है, तो हमेशा जो है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस लिए होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए। ठीक है ना, मतलब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। अब मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का भी नियम है, दो नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए इससे हम कैसे निकालते हैं, तो अंगूठा को जो है कि धारा की दिशा में करना है, तो ऐसे कर लेंगे, और जो लिपटेगी अंगुलियां ऐसे इस पे, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऐसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मान लीजिए चालक हो गया तार, धारा जा रही है ऊपर की तरफ, तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखा है उसकी दिशा किधर होगी, ऐसे। ठीक है, अब कहोगे सर जो कि धारा ये नीचे जा रही है तब ऐसे, तो इसके लिए देखिए, अब मान लीजिए कि धारा इसमें जो है कि नीचे की तरफ जा रही है, इसमें जो है कि धारा नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जब इसमें धारा जो है कि नीचे की तरफ जाएगी तब कैसे करेंगे, देखिए अब अंगूठे को जो है कि आप नीचे कीजिए, ऐसे धारा की दिशा में करेंगे हमेशा, तो इस पे जो लिपटी हुई अंगुलियां किधर जा रही है, देखिए ऐसे, ये अंगूठा हो गया, और लिपटी हुई अंगुलियां किधर, इस प्रकार से जा रही है। ठीक है ना, तो ये जो लिपटी हुई अंगुलियां होती है ऐसे, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएंगे। तो इस तरीके से होने वाला है, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यही है जो है कि आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपका जो है कि उपभाग जो है कि सेकंड है, जिसमें आपका केमिस्ट्री पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, CH3 CH3 COOH। ठीक है, इसका IUPAC नाम बताना है, क्या बताना है कि IUPAC। ठीक है, IUPAC नाम बताना है इसका। तो देखिए इसमें क्या है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, दो कार्बन के लिए लगाते हैं कि मेथ एथ, एथ लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, एथ। ठीक है, एथ हो जाएगा। इसमें जो है कि क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो देखिए क्रियात्मक समूह आपका जो है कि COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है कि हम क्या लगाते हैं, ओइक, ओइक अम्ल, क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। यहाँ पे जोड़ लेंगे आप लोग, ओइक, ओइक अम्ल। ठीक, तो इसको मिला के लिखें तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक, एथेनोइक, नोइक, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। प्रोपेनॉल, इसमें ऑल जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, ऑल, और ऑल जो जुड़ा होता है वो एक नंबर पे है। ठीक है ना, प्रोपेनॉल। ठीक है, अरे आप चलिए तो आगे देखते हैं जो कि आपका इसका जो है कि आपको एक जो है कि पूरा थ्योरी आपको देखना है। ठीक है ना, किस प्रकार से IUPAC नाम बनाते हैं, तो उसमें आपका जो है कि विज्ञान का जो प्लेलिस्ट होता है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन जो है कि उसको दो चार दिनों में जो है कि मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है,
कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सूत्र है। देखिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन मतलब इसमें आयन, एल्काइन आयन, इसमें देखिए तीन चीजें होती है, ठीक है। एक होता है देखिए आपका एल्केन, एल्केन होता है, ठीक है। इसका जो है कि फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, ये होता है। इसमें एन जुड़ा, इसमें क्या जोड़ते हैं, एन क्या जोड़ते हैं, लास्ट में एन जोड़ते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा होता है देखिए आपका एल्कीन, क्या होता है एल्कीन, एल्कीन में क्या हो जाता है सूत्र इसका CnH2n हो जाता है, दो घट जाता है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ते हैं कि इन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं इन, ठीक है। तीसरा होता है कि आपका जो कि एल्काइन, क्या होता है एल्काइन, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सूत्र होता है कि CnH2n-2 होता है। इसमें जोड़ते क्या है, इसमें जोड़ देते हैं कि आयन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं आयन, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो इसमें क्या पूछा है, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के मध्य जो है कि सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो है कि डबल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे, ठीक है ना, क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो कौन सा आप पकड़ेंगे इसमें, तो पहला में तो जो है कि एल्केन का हो जाएगा ये, दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी जो है कि आपका एल्केन का हो जाएगा, ठीक। तीसरा में देखिए डबल बॉन्ड है, ये भी जो है कि आपका डबल बॉन्ड है, तो ये आपका हो जाएगा एल्कीन का। इसमें देखिए चौथा में जो है कि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के मध्य, ठीक है, कितना है ट्रिपल बॉन्ड, जो आपका ये लिखा है ऐसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड है तभी तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है इसमें जो है कि चार ऐसे बंध होते हैं, तो तीन तो जुड़ गया इससे, ठीक, तीन जुड़ गया इससे, तो इसका एक फ्री है तो ये एक जुड़ा हुआ है इससे, और इसका जो है कि इसका भी एक फ्री है तो इस हाइड्रोजन से जो है कि जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस हाइड्रोजन से जो है कि ऐसे जुड़ा हुआ है, तो एक और तीन ये चार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या था आपसे, एल्काइन का सूत्र है, तो ये कि आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, CH3 C और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और CH, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर देखिए क्या है, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। आप तो जानते ही होंगे उदासीन जो होता है, यदि जो है कि बात करें हम उदासीन के बारे में, तो 7 से जो है कि कम रहता है तो अम्लीय होता है विलयन, और 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय होता है, और 7 रहेगा तो वो उदासीन होता है, कैसा होता है उदासीन, ठीक है। तो देखिए उदासीन के लिए क्या होना चाहिए पीएच मान, उदासीन के लिए होना चाहिए पीएच मान जो है कि पीएच मान, उदासीन के लिए पीएच मान होना चाहिए जो है कि 7, और 7 से जो है कि कम है पीएच मान, जो पीएच मान है ये 7 से जो है कि क्या है कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से जो है कि अधिक होगा, ठीक है, 7 से जो है कि पीएच मान क्या होता है अधिक होता है, तो जो है कि देखो 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, ठीक, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन होगा, और 7 रहेगा तो उदासीन, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कल जो है कि Na2CO3 10H2O का प्रचलित नाम क्या है, ये तो है आपका जो है कि धावन सोडा है, धोने का सोडा, ठीक है, ये जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है धावन सोडा, क्या है धावन सोडा है, ठीक है। इसका पूछा जाए रासायनिक नाम क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा सोडियम, रासायनिक नाम क्या होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और 10 के लिए होता है डेका, डेका डेका नहीं डेका, डेका, इसका नाम होता है जो कि हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब होता है पानी, ठीक है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट 10 के लिए हो जाएगा डेका, इसके लिए होता है हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, तो ये होता है रासायनिक नाम, ये होता है जो कि सामान्य नाम धावन सोडा। तो देखिए कौन सा आपका ऑप्शन दिया आपका धोने का सोडा, तो आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी। अब विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ये सूत्र होता है, ठीक है।
ये जो होता है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसका काम जो है कि कहाँ पे करते हैं, तो इसका काम क्या आता है, जो कि जिससे जल वगैरह होता है, जल में कीटाणु वगैरह होते हैं, तो उनको जो है कि नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस होती है, वही क्लोरीन गैस जल को जो है कि स्वच्छ बनाती है, मतलब उसमें जितने सारे जो है कि कीटाणु वगैरह होंगे ना, सबको नष्ट कर देती है क्लोरीन गैस, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए क्या है, क्लोरीन आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर दिया है कि बेकिंग सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं। तो खाने का सोडा क्या होता है आपका, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3, सॉरी खाने का सोडा है ना, तो यहाँ पर होगा NaCO3, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है कि खाने का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है खाइनवा सोडा। मिठाई वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, डिब्बी आती है उसी में रहता है ये सारी चीजें, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको बोलते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए पीओपी, तो पीओपी को किससे बनाते हैं, जिप्सम से ना। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, जो जिप्सम होता है उसको हम गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaS4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। जब इसको गर्म किया जाता है ना 120 डिग्री सेल्सियस में, ठीक, जब गर्म करते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए ऐसे जो है कि आपका जितने सारे विकल्प होंगे आपको अच्छे से जो है कि समझाते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं आम भाषा में, जो दीवार वगैरह के जो चिकनाई के लिए जो, ठीक ना, चिकनाई के लिए जो चढ़ाते हैं वही जो कि आपका पीओपी होता है। तो देखिए, तो जिप्सम जो होता है CaSO4 इंटू 2, ठीक ना, H2O, इसी को जब गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, 120 डिग्री सेल्सियस पे, ये टूट जाता है, ठीक ना। क्या बनेगा, Ca मतलब 3 बाई जो है कि 3/2 जल निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3/2 जल निकल जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो CaSO4 1/2 H2O, इतना जल बच जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, तो ये हो जाता है कि आपका पीओपी, ये क्या है, पीओपी। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या आपका है। तो कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें बताना जो है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन को बोलते हैं जो कि योगात्मक अभिक्रिया भी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला भी ऑप्शन जो है कि कार्बन का वायु में जलना, मतलब जब दो या दो से अधिक यौगिक जो है कि आपस में मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है, उसी अभिक्रिया को कहा जाता है जो कि आपका संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे जैसे मान लीजिए जो है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक, और यहाँ पे लेते हैं जो कि ऑक्सीजन गैस, ठीक, और ये जो है कि दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल H2O। ये कौन सी क्रिया होती है, संयोजन, क्योंकि यहाँ पे दो यौगिक, ठीक ना, दो यौगिक जो है कि मिल करके एक यौगिक का निर्माण किए हैं, तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक यौगिक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो मतलब बना है ये आपका उत्पाद हो जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है कार्बन का वायु में जलना। कार्बन क्या होता है, तो कार्बन का होता है देखिए, ये पहला आपका है देखिए सी, कार्बन मतलब सी, ठीक है ना, कार्बन हो जाएगा। आइए वायु में जलेगा मतलब कि ऑक्सीजन होगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन O2, और यहाँ पे जलेगा जो है कि, तो क्या बनेगा CO2 बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा CO2, और साथ में जो है कि ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना। तो ये बताइए कि कार्बन और जो है कि ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, CO2 बना लिए, एक ही जो है कि प्रोडक्ट जो है कि इस पे बना है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, आपका कौन सा, ए जो है कि सही हो जाएगा। तो चलिए तीन और विकल्प है उसको भी देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो दूसरा दिया है कि जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो जब हम जिंक का, जैसे बी वाला दिया है आपका, तो जिंक का जो है कि आप
किससे क्रिया कराते हो? सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4, ठीक है। इससे आप क्रिया कराओगे। ये कैसा होता है? तनु होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? तनु होता है। तो जब इससे क्रिया कराओगे तो आपका बनेगा क्या? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा H2, ठीक है। और क्या बन जाएगा साथ में जो है कि यहाँ पे आपका, तो हाइड्रोजन की जगह पे आ जाता है जिंक, तो ZnSO4, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? जिंक ने हाइड्रोजन को उसके विलयन से उसको विस्थापित कर दिया, मतलब निकाल दिया, और स्वयं जाके उसका स्थान जो है कि ग्रहण कर लिया है। तो ये बताइए कौन सी अभिक्रिया होती है? यह होती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को, ठीक है, याद रखना। तो हम कह सकते हैं कि जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के विलयन से उसको विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो यही अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यह है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए आगे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, सी वाला क्या दिया आपका? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 होता है, ठीक है। अब प्लस किससे अभिक्रिया कराएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से, HCl। और जब इससे क्रिया कराते हो, देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो चाहे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, जब इनकी क्रिया हम किसी अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है? तो CO2 बनता है, ठीक। और साथ में जो है कि जल बनता है H2O, और जो है कि साथ में क्या बनता है? लवण बनता है। तो लवण में क्या बनेगा? देखिए Ca, यहाँ से Ca हो जाएगा और यहाँ से Cl ले लेंगे, ठीक है ना। तो बनेगा CaCl2 बनेगा। ये हो जाता है लवण, ठीक है। और ये हो जाता है जो कि जल। ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये आपका जो है कि ये कौन सी क्रिया होगी, ये पूछा जाएगा, ठीक है। आप इसमें देखो तो अपचयन और जो है कि ऑक्सीकरण दोनों होता है, ठीक है ना। तो ये आपका बोल सकते हो रिडॉक्स अभिक्रिया में भी आ सकता है, ठीक है। चौथा दिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो देखिए डी वाला क्या दिया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ऑक्सीजन से क्रिया करेगा ये, O2 से क्या बनता है? देखिए ये टूट जाता है, और टूट के क्या बनाता है? यहाँ पे देखिए तो बनता है क्या आपका H2O बनेगा, जल, ठीक है। और फिर जो है कि आपका जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जो है कि ऊर्जा, ठीक है ना। ऊर्जा किस रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में, ठीक है। एक जो है कि अणु ग्लूकोज का टूटेगा तो 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। यहाँ से एक पॉइंट और मिल गया आपको। तो देखिए ग्लूकोज जो होता है इसका विखंडन हो गया, टूट गया ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये कौन सी क्रिया है? यह है जो है कि आपका विघटन या अपघटन या विखंडन क्रिया है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये कौन सी क्रिया हो रही है? जो कि आपका अपघटन या विघटन क्रिया है। और यहाँ पे पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। पूछा क्या था आपसे? संयोजन अभिक्रिया पूछा था। वही पूछा होता है विखंडन अभिक्रिया कौन सा, बताइए। तो विखंडन में क्या हो जाएगा आपका? द्विवार्षी होता या अपघटन करता, तो यह कहता विस्थापन अभिक्रिया बताइए, तो आपको देखिए बी वाला सही हो जाता, ठीक है। तो ऐसे जो है कि आपको क्या करना है? सारी चीजें जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि निम्न में से क्षारीय धातु है, निम्न में से क्या बताना है? क्षारीय धातु कौन सा है? तो देखिए चार ऑप्शन है, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या दिया है? क्षारीय धातु बताना है। क्षारीय धातु देखिए जितने सारे जो है कि लगभग जो धातु होते हैं वो लगभग जो है कि क्षारीय होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए पहला भी कैल्शियम है, दूसरा पोटेशियम है, तीसरा Ag मतलब सिल्वर है, चौथा एल्युमिनियम है। तो कैल्शियम में जो है कि आपका क्षारीय धातु है, पोटेशियम भी है, और सिल्वर जो होता है ये तो आपका जल्दी क्रिया करता नहीं पानी से। और जो आपका एल्युमिनियम है ये तो उभयनिष्ठ होता है, क्षारीय भी होता है अम्लीय भी होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम उभयधर्मी होता है ये एल्युमिनियम, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम और पोटेशियम है, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन आपको मारना है। देखिए कौन सा सही होगा इसमें से, अब कैसे पता चलेगा? तो क्रियाशीलता देखनी है। तो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है? तो कैल्शियम और पोटेशियम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है इनमें से पोटेशियम की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही मानेंगे आप लोग? बी वाला। यदि पोटेशियम नहीं होता तो कैल्शियम को मारते, कैल्शियम नहीं मारते तो हम जो कि एल्युमिनियम को मारते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है जो है कि आपका कैल्शियम, सी ए दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है जो कि आपका, दूसरा ऑप्शन दिया है पोटेशियम, ठीक।
आपका जो है कि तीसरा ऑप्शन दिया है सी, एजी मतलब सिल्वर। चौथा ऑप्शन दिया है जो कि आपका एल्युमिनियम, ए या, ठीक है। तो देखिए ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, तो जितने मतलब मैक्सिमम जितने सारे धातु होते हैं वो क्षारीय ही होते हैं, ठीक है ना। तो सिल्वर जो होता है बहुत कम क्रियाशील होता है, तो इसको तो हम मानेंगे नहीं, इसको हटा सकते हो, ठीक है। इन तीनों में देखेंगे तो कौन होगा, ये तो उभयधर्मी होता है, ये अम्लीय भी होता है और जो है कि क्षारीय भी होता है। तो उभयधर्मी पूछा जाता तो आपका ये सही हो जाता, उभयधर्मी। क्या पूछता, उभयधर्मी। उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब होता है कि वे धातु जो अम्लीय प्रकृति का हो, अम्लीय प्रकृति का भी हो और क्षारीय प्रकृति का भी हो, ठीक है ना। तो ये आपका एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। आइए देखो, तो इसमें क्रियाशीलता देखेंगे, क्योंकि तीनों धातुएं हैं, तो क्रियाशीलता इनमें से जो कि सबसे ज्यादा कौन किसकी होगी, पोटेशियम की, फिर उसके बाद किसकी होती है जो कि कैल्शियम की। तो ये पहले पे आ जाएगा, ये दूसरे पे आपका हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। आप कहोगे सर कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम की जब क्रिया कराते हो ना जो है कि किससे, जल से, ठीक है, किससे क्रिया कराते हो, जल से, H2O। तो यहाँ पे बनता है जो है कि KO, क्या बनता है, KO, अपना जो है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या निकलती है, जो है कि पोटेशियम का जो है कि क्रिया कराते हैं जल से, तो क्या बनेगा, जो है कि KO बनेगा, पोटेशियम जो है कि ऑक्साइड, और यहाँ पे जो है कि आपका क्या होगा, H2। तो यहाँ पे KO नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका K2O हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, K2O, क्योंकि इसकी जो संयोजकता होती है, एक होती है, इसकी दो होती है, तो दो इसका नीचे आ जाएगा, इसका एक इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी, ठीक है ना। तो देखिए ये बन गया पोटेशियम ऑक्साइड, और ये क्या आ जाएगा कि H2O। तो देखिए होता क्या है कि जब जो है कि हम इसको डालते हैं जो कि पोटेशियम को जल में, ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे पोटेशियम के टुकड़े हैं, ठीक है, जब इस जल में डालेंगे, यहाँ पे मान लीजिए जल है, तो जब में इसको डालते हैं तो बनता क्या, पहले पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, तो पोटेशियम ऑक्साइड तो इसी में रहेगा ना, तो पोटेशियम ऑक्साइड फिर इसी जल से क्रिया कर देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा K2O और प्लस जो है कि H2O, ठीक है। अमीन तक क्या बनाता है, कि आपका KOH बनाता है, ठीक ना, पोटेशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हैं, पोटेशियम 2 है तो यहाँ पे पोटेशियम को 2 करने के लिए 2 से गुणा कर लेंगे, ऑक्सीजन जो है कि 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कि क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है कि आपका जानते हो कि एक क्षारीय जो है कि होता है, कैसा होता है, ये क्षारीय विलयन होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इसीलिए कहते हैं जितने सारे जो है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं लगभग, जितने सारे जो है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं लगभग, वो जो है कि जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षारीय क्षारीय पदार्थ बनाते हैं, मतलब क्षारीय विलयन जो है कि बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। ऐसे जैसे आपको मान लीजिए कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम में जो है कि आपका क्रिया करेगा, कैल्शियम भी क्या करता है कि जल से क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, CaO बनाता है, और फिर ये पानी से क्रिया कर लेता है, और जब पानी से क्रिया करता है ना तो फिर क्या बना देगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, ठीक ना, ऐसे CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। तो ये भी जो है कि आपका क्षारीय जो है कि विलयन हो जाएगा, तो ये भी क्षारीय जो है कि विलयन होगा, ठीक है। ऐसे जो है कि एल्युमिनियम क्या करता है, ये भी जो है कि बनाता है क्षारीय विलयन, और जो है कि ये अम्लीय भी बना देता है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है उभयधर्मी, क्या बोल देते हैं इसको, उभयधर्मी। तो इस चीज को याद रखिएगा। और जी सिल्वर तो जल्दी क्रिया करता नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, पोटेशियम, तो उसके बाद जो है कि कैल्शियम। यदि पोटेशियम नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ए सही होता, पोटेशियम है तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं जो है इसकी, ठीक, आगे चलिए देखते हैं। आगे करा जाए कि आपका है उपभाग जो है कि 3 आ गया, सब सेक्शन जो है कि आपका 3। तो सब सेक्शन 3 में देखिए क्या करा है, मतलब ये बायो की जो है कि आपकी प्रश्न है। तो कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वृक्क, वृक्क मतलब किडनी जिसको कहते हो आप, ठीक है ना। तो किडनी को हिंदी में कहा जाता है वृक्क। तो किसका जो है कि तंत्र का भाग है ये, पोषण से, तो पोषण तो होता नहीं, पोषण जो है कि आपका क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, ठीक ना, डाइजेस्टिव जो है कि पाचक तंत्र आते हैं से संबंधित है, ठीक है। श्वसन, ये तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन, हाँ ये आपका होगा, क्योंकि किडनी क्या करती है,
हमारे रक्त में जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको छान करके जो है कि अलग कर देती है, और जो है कि यूरिन या मूत्र के माध्यम से जो है कि वो बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसी प्रक्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। मतलब हमारे शरीर के अंदर ऐसे अंग होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बने हुए हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन। ठीक है ना। तो उत्सर्जन से संबंधित है आपका जो है कि वृक्क। ठीक है। परिवहन, तो परिवहन में तो आपका रक्त आ जाएगा, नासिका आ जाएगी। ठीक ना। ये सारी चीजें आ जाता है, प्लाज्मा वगैरह। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सी होगा इसमें का? सी। कौन सा सी हो जाएगा? क्या आपका सी सही हो जाएगा। पूछा जाए कि वृक्क की इकाई क्या होती है? जो वृक्क है, ठीक है, जो वृक्क है, आप मुझे बताइए कि वृक्क की इकाई क्या होती है? किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। लेकिन ये तो आपका इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको कहा जाता है ब्रेकाणु। क्या बोलते हैं कि ब्रेकाणु कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, पूछा जाता है नेफ्रॉन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, या ऐसे कहेगा नेफ्रॉन, सॉरी, नेफ्रॉन करें, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन या जो है कि ब्रेकाणु। तो आपको हिंदी में भी दे सकता है और इंग्लिश में भी दे सकता है। इस चीज को याद रखिएगा, नेफ्रॉन या जो है कि ब्रेकाणु। ठीक है। आपको जो है कि इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपके लिए जो है कि एक प्लेलिस्ट जो है कि विज्ञान का जो है कि है, जिसमें आपको थ्योरी जो है कि पढ़ाई जा रही है। तो आप वहां से जो है कि चीज को देख सकते हैं। सारे जो है कि जितने सारे विकल्पीय प्रश्न बनेंगे, चाहे जो कि लघुत्तरी हो चाहे दीर्घोत्तरी हो, सब प्रश्न आप हल कर लेंगे आसानी से। तो मेन मेन टॉपिक ही जो है कि कराए जा रहे हैं, जो बच्चे जो है कि आपके 2026 में पेपर देंगे उनके लिए। और 2027 वालों के लिए जो है कि एक नया बैच शुरू किया जाए, जिसमें जो है कि आपका जीरो से जो है कि आपका शुरू किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये फिलहाल जो है कि अभी चल रहा है किसके लिए? 2026 के लिए। ठीक है ना, जो 2026 में पेपर देंगे। तो ये आपके लिए बहुत जो है कि फायदेमंद होगा। चलिए अगला देखिए क्या करें। मस्तिष्क उत्तरदायी है, पहला ऑप्शन है सोचने के लिए। तो बात तो सही है, कोई भी सोचना विचारना जो है कि हम मस्तिष्क के द्वारा ही कर पाते हैं। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, जो हमारा हृदय होता है ना, हृदय की जो धड़कन होती है उसको भी कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन ही करता है। ठीक है ना। ब्रेन में जो है कि पीछे वाला भाग होता है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है कि यहाँ पे जो चोट लग जाता है पीछे ना, यहाँ पे सेरिबेलम पे, तो हृदय की जो गति होती है वो रुक जाएगी, और जैसे हृदय की गति रुक जाएगी तो व्यक्ति मर जाता है। ठीक है। और सेरिबेलम, जैसे शराब वगैरह पीते हैं ना, एल्कोहल का सेवन करते हैं, तो सेरिबेलम ही प्रभावित होता है। सेरिबेलम का काम होता है हमारे शरीर की मांसपेशियों को कंट्रोल करना, बैलेंस बनाना। ठीक ना, हमारे शरीर को। तो सेरिबेलम जो होता है मस्तिष्क का एक भाग है, यदि वो प्रभावित हो जाएगा। अब प्रभावित कैसे होता है? जैसे नशा वगैरह करते हैं, तो जैसे एल्कोहल का सेवन कर लिया, ड्रग्स का जो है कि सेवन कर लिए, तो आपको चलना रहता है जो है कि सीधा, तो आप जो है कि ऐसे चलते हो, कभी ऐसे चलते हैं, तो आप देखे होंगे जो है कि ऐसे बहुत लोगों को। ठीक है। और जो है कि होता क्या है कि यदि कोई मान लो कि व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है ऐसे, या पीछे कोई मार देता है, चोट लग जाती है, ठीक है ना, तो सेरिबेलम भी प्रभावित होता है, जिस कारण से हृदय की धड़कन रुक जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसलिए जो है कि सरकार क्या की है, वाहन वगैरह गाड़ी वगैरह चलाते हैं, बाइक वगैरह, तो हेलमेट लगाने के लिए अनिवार्य कर दिए, ताकि जो है कि ब्रेन आपका सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहोगे। भले जो है कि हाथ पैर की हड्डी टूट जाएगी चलेगा, लेकिन कम से कम जो है कि इंसान इंसान जो है कि जिंदा रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, अभी मैंने बताया आपको इनमें से सभी, तो कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए क्या करा है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो देखिए ये होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है इसको पहले समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब जो है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन में जो है कि होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक ना, खनिज वगैरह होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, और प्रोटीन जो है कि आपका एमिनो एसिड में। ठीक ना। तो जो ग्लूकोज होता है वही हमारे रक्त के माध्यम से चला जाता है कोशिकाओं के अंदर। ठीक है। कहाँ चला जाता है? कोशिकाओं के अंदर। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका हमारी है, ठीक ना, ये हमारे शरीर की क्या है? कोशिका है। तो इस कोशिका के अंदर आ जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है। अब क्या होगा, तो ये कोशिका मान लीजिए कि है, सेल से सेल है, ठीक है, कोशिका। अब देखिए होगा क्या कि जैसे हम सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, तो इस हवा में जो है कि ऑक्सीजन होता है। उसी ऑक्सीजन को जो है कि हमारा रक्त पहुंचा देता है कोशिका के अंदर।
तो खाना खाए थे तो वहां से आपका ग्लूकोज पहुंच गया जो है कि कोशिका के अंदर, जिससे आपको एनर्जी प्राप्त होगी। अब उसको ग्लूकोज को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक एनर्जी बनती भी नहीं है, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए जाता है ऑक्सीजन, जैसे सांस लेते हैं ना तो हमारा रक्त क्या करता है, उसी जो है कि ऑक्सीजन को पहुंचा देता है कोशिकाओं के पास, कोशिकाओं के अंदर। तो ये तो पहले से पहुंचा हुआ है ग्लूकोज, अब कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाता है, यहाँ पे हो जाएगा O2, ठीक है। अब क्या होता है कि ठीक है यहाँ पे तो ये टूटेगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन आने से पहले, ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन आने से पहले ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये ऑक्सीजन जो है कि पहुंचने से पहले ये ग्लूकोज टूट चुका होता है। किसमें टूटता है ये, तो पायरुवेट में। किसमें टूटेगा, जो कि पायरुवेट, पायरुवेट, ठीक ना, किसमें टूट जाता है, जो कि पायरुवेट में। और जब इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस भी बोल सकते हैं या ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक ना। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। मतलब कि ग्लूकोज जो होता है ये होता है 6 कार्बन का अणु, ठीक ना। कितने कार्बन का अणु होता है, ये 6 कार्बन का। देखिए 3 कार्बन के अणु जो है कि टूट जाता है। कितने कार्बन के अणु में टूट जाता है, 3 जो है कि कार्बन के अणु में टूट जाता है। ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, ये होती है कोशिका जो कि सॉरी, ये होती है जीव द्रव्य में। तो इस बात को भी याद रखिएगा, कहाँ पे होती है प्रक्रिया, जीव द्रव्य, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा भरा होता है, ठीक है, तरल पदार्थ होता है, उसी को बोलते हैं जीव द्रव्य। तो उसी जीव द्रव्य में ग्लूकोज पहले टूटेगा पायरुवेट में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं होगा तो पायरुवेट में टूटेगा। तो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला जो है कि अणु, आई टूट जाता है 3 कार्बन वाले जो है कि अणु में, पायरुवेट में। ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, जीव द्रव्य में। ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक ना। तो बताइए कि इसका अंतिम उत्पाद क्या मिला आपको, पायरुवेट मिला। क्या मिला, जो है कि आपको पायरुवेट मिला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, जो है कि बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जो है कि यहाँ से 3 पथ बन जाते हैं, ठीक है, 3 पथ बनते हैं। अब वो तीनों पथ जो है कि आपको यहाँ पे डिटेल में तो बता नहीं सकते, टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये पायरुवेट जब ऑक्सीजन आ जाता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है, ग्लूकोज आपका C6H12O6 ये टूट जाता है, जो है कि आपका H2O प्लस CO2 और प्लस जो है कि 38 ATP ऊर्जा में, ठीक ना, 38 ATP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को जो है कि ऊर्जा का मुद्रा भी बोलते हैं। जब ये प्रश्न पूछा जाता है ऊर्जा का मुद्रा, ठीक ना। तो ऊर्जा का जो है कि मुद्रा किसको कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। क्योंकि जो ग्लूकोज जब टूटता है तो जो एनर्जी बनती है ना, उससे पहले एडीपी होता है हमारे शरीर में, एडीपी, इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब ऊर्जा बनती है तो उसी ऊर्जा के कारण एक फास्फेट और आके जुड़ जाता है, तो बन जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब 3 को फास्फेट आ गया तो ट्राई लगाते हैं, 2 फास्फेट रहेगा तो डाई लगाते हैं, ठीक ना। तो पहले क्या रहता है हमारे शरीर में, पहले शरीर में हमारा रहता है एडीपी, और उसी जो है कि ऊर्जा के कारण इसमें एक फास्फेट आके जुड़ जाता है, एक फास्फेट आके इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो बन जाता है एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फास्फेट था, एक फास्फेट और आके जुड़ा तो 3 हो गया, तो इसलिए बन गया एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। इसी को कहा जाता है ऊर्जा का मुद्रा। अब ये एटीपी से फिर जो है कि आपका एटीपी से फिर जो है कि आपका ये फास्फेट जब अलग होगा तब जाके जो है कि ऊर्जा मिलती है हमारी बॉडी को, तब जाके हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये भी पूछा जाता है ऊर्जा मुद्रा कौन है, एटीपी है, ठीक ना। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्या है, ये प्रक्रिया होती कहाँ पे है, ये जो है सॉरी यहाँ पे ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे O2 दिखा देंगे, ठीक है, O2। तो ये प्रक्रिया होती कहाँ पे है, ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पे होती है, ये वाली ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होती है,
माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ से आपके जितने सारे विकल्पीय प्रश्न बनेंगे वो भी कर सकते हैं आप। माइटोकॉन्ड्रिया में तो पूछा जाए जो है कि ग्लूकोज पूर्ण रूप से कहाँ टूटता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। अब ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट में कहाँ पे बदलता है, तो वो होता है जो कि जीव द्रव्य में। तो कई तरीके के प्रश्न बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका जो है कि आपका 2025 में जो पूछा गया प्रश्न वही हल करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह था जो है कि 16वां। आगे देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या है। करा कि पुंकेसर में होते हैं, तो देखिए पुंकेसर में क्या होते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ये सारी चीजें याद रखिएगा आप लोग। देखिए पुंकेसर, पुंकेसर किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पुष्प बनाते हैं यहाँ पे, ये जो हिस्सा होता है ना, ये जो है कि आपका जो है कि पुंकेसर होता है, ठीक है। ये होता है जो कि ये होता है आपका जो है कि परागकोश, परागकोश, ठीक। ये होता है पुतंतु, पुतंतु, ठीक है। परागकोश और पुतंतु को मिला के ये क्या बनता है, बन जाता है जो कि आपका पुंकेसर। क्या बनता है जो कि पुंकेसर, क्या बन जाता है जो कि पुंकेसर बनता है, ठीक है। मतलब पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और जो है कि पुतंतु। परागकोश में ये परागकण बनते हैं, क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या दिया, परागकोश पुंकेसर में होते हैं, क्या होते हैं, तो परागकोश, देखो नहीं लिया। ठीक, परागकोश में क्या होता है देखिए, तो पहला मिल गया आपको देखिए परागकोश, सॉरी पुंकेसर में क्या होते हैं, तो परागकोश होता है और पुतंतु, पुतंतु को तंतु भी बोल सकते हैं। तो देखिए बी वाला भी क्या दिया है, तंतु, आपको जो है कि साथ में दिख रहा होगा, लेकिन क्या है, तंतु है। तो बताइए कौन सा सही होगा, परागकोश भी है और जो है कि पुतंतु भी है, बी, ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन ने दिया है ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो आपका जो है कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो है कि इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ और जो एक चीजें बता देता हूं आपको। ये होता है नर भाग, ये क्या होता है जो कि ये पुंकेसर जो होता है, ये नर भाग होता है पुष्प का। पुष्प का क्या होता है जो है कि नर भाग। ये होता है कि मादा भाग, ये जो दिख रहा है ना ये पूरा हिस्सा, इसके तीन भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, तीन। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं जो है कि आपका ऊपर वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक। ये जो होता है इसको बोलते हैं कि वर्तिका, क्या बोलते हैं कि वर्तिका कहते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलते हैं कि अंडाशय, ठीक। इन तीनों को मिलाकर के क्या बन जाता है आपका, ये तीनों को मिलाकर बनता है स्त्री केसर। क्या बनता है, स्त्री केसर, ठीक। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, स्त्री केसर बनता है, ठीक है। तो स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और जो कि अंडाशय। ये क्या होता है, अंडाशय। इसी के अंदर होता है जो कि बीजांड, क्या होता है, इसी के अंदर जो है कि बीजांड होता है, ठीक है ना। तो ये सही से नहीं बना रहे हैं आप, जो कि इसके बारे में जानना है तो आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में, ठीक ना। इसका लेक्चर बनाएंगे, लेक्चर जो कि आपको मिल जाएगा। तो देखिए आइए क्या होती है स्त्री केसर, मादा भाग। स्त्री केसर क्या होता है, जो कि पौधे का जो कि मादा भाग होता है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसके ये तीन भाग थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें आपका, जो है कि सी, ए और जो है कि बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी दिया है, ठीक है। अगला देखिए जो है कि आपका 18वां क्या दिया है, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, कहां से प्राप्त की थी, तो गिरजाघर से। इसको याद किया, कहां से, गिरजाघर से, ठीक है। और 19वां देखिए क्या दिया है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो देखिए आपका जो है कि 19वां क्या दिया, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप, क्या पूछा है, जीन प्रारूप, ठीक है ना। जैसे देखिए शुद्ध बौने पौधे का पूछा है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि आपका कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है बी आपका जो है कि कैपिटल टी और जो है कि स्मॉल टी। तीसरा ऑप्शन दिया है कि आपका स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। चौथा आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो देखिए कैपिटल टी ये तो होता है शुद्ध लंबा पौधा होता है, देखिए शुद्ध लंबा जो है कि पौधा होता है, शुद्ध लंबा पौधा का जो है कि जीन प्रारूप है, ठीक। जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये संकर, संकर जो है कि लंबे पौधे का जीन प्रारूप है, संकर लंबे पौधा, ठीक ना। ये चीज को याद रखिएगा, संकर जो है कि लंबे पौधे का जीन प्रारूप है। ये क्या होता है, शुद्ध, शुद्ध जो है कि शुद्ध बौने, शुद्ध जो है कि बौने
पौधे का जिन प्रारूप है, सूर्य जो है कि बौने पौधे का जिन प्रारूप है। ये तो होता ही नहीं है, ठीक ना, स्मॉल टी नहीं होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को याद किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है कि आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका जो है कि, तो पूछा क्या है आपसे, पूछा था जो कि शुद्ध भावना पौधे का जीन प्रारूप, शुद्ध भावना कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 20वां क्या है कि निम्न में से कौन शीर्ष मांसाहारी है, निम्न में से कौन शीर्ष मांसाहारी, शीर्ष मतलब जो सबसे उच्च होता है, तो देखिए हिरन तो होता नहीं है, तो शाकाहारी होता है, बाघ, तो बाघ जो है कि आपका जो है कि शीर्ष जो है कि मांसाहारी होता है, ठीक है ना, मतलब सभी जीवों को लगभग बड़े बड़े जीव जो होते हैं उनको भी खाया जाता है। मेढक भी जो है कि मांसाहारी है, क्योंकि देखते हो टिड्डा वगैरह होता है, इन सबको भी खा जाता है। सांप भी जो है कि मेढक को खा जाता है, तो ये भी मांसाहारी है, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उच्च पूछा है मतलब शीर्ष मांसाहारी, तो हो जाएगा आपका बाघ, क्या हो जाएगा बाघ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके था जो है कि 20वां प्रश्न। तो इस तरीके से आपका जो है कि क्या होता है, जो 2025 में जो है कि आपका पूछा गया प्रश्न था ये, सेट जो है कि आपका कौन सा था, तो सेट था जो है कि आपका 824 सीएन, क्या था जो है कि आपका 800 जो है कि 24 जो है कि सीएन था, ठीक है ना। इसके साथ जितने जो है कि वो विकल्पी प्रश्न थे उसको जो है कि मैंने हल करा दिया, तो आप जो है कि देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है कि आपका अगला सेट भी लाएंगे, अलग सेट होगा वो, उसमें जो है कि आपके प्रश्न अलग होंगे। तो ऐसे ही करते करते जो है कि आपके बहुत सारे प्रश्न जो है कि हल करा देंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। तो आपको जो है कि बहुत ज्यादा क्या होगा, फायदा करेगा आपके लिए। तो इस वीडियो को जो है कि आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर सकते हो, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब जो है कि, और कमेंट भी कर सकते हैं कि किस जो है कि चैप्टर पे जो है कि, और किस टॉपिक पे जो है कि आपको वीडियो चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब जो है कि आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज जो है कि इतना रहने देते हैं फिलहाल, धन्यवाद।